गिरी और आसन। यही पीसीएस में पूछा था, आसन किस नदी की सहायक नदी है? तो यमुना की सहायक नदी। ठीक, पैदा तो ये कहाँ? उत्तराखंड में, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? जिला पर पर्टिकुलर कॉल। गंगा किस नदी, किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर। ठीक, ये यही सब मेन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, कि कहाँ से कौन नदी प्रवेश कर रही है, इसका उद्गम कहाँ है, मुहाना कहाँ है, और कुछ इम्पॉर्टेंट स्थल जो है वो जो है किस नदी पे स्थित है। नदी से क्वेश्चन यही आते हैं और कुछ नहीं आता। और कभी लंबाई पूछ दिया है, कभी कुछ सहायक नदियों को पूछ दिया है। तो बस इतना ही आप लोग ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है सहारनपुर जिले में। उत्तर प्रदेश में ये प्रवेश करती है सहारनपुर। अब सहारनपुर जिला में पर्टिकुलर किस स्थान में प्रवेश करती है? तो सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक स्थान पर यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। सहारनपुर जिला में एक स्थान है फैजाबाद। नहीं, ये तो जिला है ना, एक पर्टिकुलर स्थल है शायद फैजाबाद। कितना ही हुआ है? कितना ही हुआ है? अभी स्टार्ट। सहारनपुर जिला में एक स्थल है फैजाबाद, वहीं पे ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे ग्लेशियर से पानी निकलता है, नदियाँ बहती हैं। हाँ, एक साइकिल होगा ना, जैसे कि फिर वापस पानी वहाँ पे बनता होगा तो पानी है। हाँ साइकिल है। मौसम, सीजन, जैसे अभी जाड़ा बीता है ना, ये ठंडी में क्या होता है, ग्लेशियर जो पानी होता है वह जम जाता है वहाँ पे। ग्लेशियर वहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन होता है। आए जानते हो कि टेम्परेचर कितने पे जब जीरो पे चला जाएगा तो पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। तो वहाँ पे क्या है कि देखो अक्सर जो है पहाड़ों पे जाड़े में बारिश भी होती है, तो वो बारिश का जमाव नहीं होता, लेकिन जो पहले से प्रकृति में जल तो है ही पर्यावरण में। अब बर्फबारी जो होती है यहाँ पे जम्मू कश्मीर वगैरह में, या जो हाई ऊंचाई वाले जो पहाड़ हैं वहाँ पे बर्फबारी होती है ना, तो बर्फबारी का मतलब क्या है कि जो आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो बर्फ़ बन के जो है गिरने लगता है। और ये पर्टिकुलर जो ग्लेशियर हैं यहाँ पे टेम्परेचर पहले भी डाउन था, और जब ये ग्लेशियर बन गए तो ऑलरेडी ये ग्लेशियर डाउन किए रहते हैं। इसलिए ग्लेशियरों का जो है जो निर्माण, जो साइकिल का निर्माण जो होता है ये जाड़े के समय में होता है। और फिर जो है गर्मी में ग्लेशियर जो है बनते नहीं है, वो पिघलते हैं। जाड़े में भी पिघलते हैं लेकिन कम पिघलते हैं, लेकिन बनता है अधिक। यही साइकिल इसका चलता है साल 12 महीना में। ये 3 महीने जो ठंडी का मौसम आता है 4 महीने का, इसमें ग्लेशियर जमते हैं। हाँ हाँ, वो कंटिन्यू चलता रहता है। हाँ, लेकिन अब क्या हुआ है, जो आधुनिक मानव है, आधुनिक युग में इन ग्लेशियरों पे खतरा है। क्योंकि देखिए हुआ क्या है ना, कि जब हम जाते हैं पर्यटन के लिए तो अपने साथ काफ़ी कुछ कचरा लेके जाते हैं, जैसे में प्लास्टिक विशेष जो भी है हमारा प्लास्टिक में पैक है। अब प्लास्टिक खाते तो हैं लेकिन बैग में भर के प्लास्टिक को नीचे नहीं लेके आते हैं, यहीं पे फेंक देते हैं। और प्लास्टिक करता क्या है, डिकम्पोज होता है, 400 साल लगेगा। डिकम्पोज नहीं होता, वो तो अलग की बात है। वह जो है सब, हाँ उसको जो है सबसे अधिक ऑब्जर्व करता है किरणों को। ब्लैक रहता है तो ब्लैक नहीं, वाइट भी उसका नेचर है। वाइट कलर तो रिफ्लेक्ट कर देगा।
नहीं नहीं, वाइट प्लास्टिक प्लास्टिक रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। प्लास्टिक वो क्या ऊष्मा को जो है ऑब्जर्व करता है, चाहे वाइट हो या ब्लैक। ब्लैक हो थोड़ा और अधिक करेगा, रंगीन रहेगा तो और अधिक करेगा। और इससे क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया जो आज एक तरह से अरबों वर्ष पहले से अपना एक विशेष स्थान बनाया हुआ है कि वहाँ पे टेम्परेचर डाउन रहता ही रहता है। टेम्परेचर डाउन रहने के नाते एटमॉस्फेयर का जो वाष्प होता है वो क्या होता है, बर्फ़ बन के जो है एक ग्लेशियर का निर्माण कर लेता है। अब वो ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहा है पहले की अपेक्षा। जो कह रहे हैं जो साइकिल, पहले साइकिल एकदम बैलेंस था, जिस अनुसार 4 महीने में ग्लेशियर बन जाते तो पूरे साल भर पिघलते रहते थे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब पिघलने का दर तेज हो गया है, और जब पिघलने का दर तेज हो गया है तो ये जो है मीठे जल के सबसे अच्छे स्रोत हैं, इनके ऊपर खतरा आ गया। 0.5% वैसे बात बढ़ा हुआ है। और ये सब कुछ होता है सूर्य की गति पे। ये बताइए, हिमालय पे जब सूर्य विषुवत रेखा के नीचे जाता है तो हिमालय में ठंडी बढ़ जाएगी, और जब ठंडी बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, ग्लेशियरों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और फिर जब सूर्य लौटेगा इधर तो गर्मी बढ़ेगी और ग्लेशियर पिघलेगी। यही कारण है कि देखो किसी भी नदी में जैसे सूर्यास्त हो या सूर्योदय होने के पहले स्नान करो तो उसमें ठंडी नहीं लगती, पानी गर्म रहता है। और ज्यों ही सूर्य की रोशनी आती है तो क्यों ठंडा हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि हमारा शरीर सूर्य की रोशनी प्रभावित होता है और उस टेम्परेचर। नहीं, साइंटिफिक रीजन बताओ क्या सर। हमारा टेम्परेचर इसमें सब लोग विज्ञान पढ़े हैं। जल्दी ठंडा होता है, टेम्परेचर पकड़ा रहता है, समय लगता है उसको ठंडा और गर्म होने में। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन और बताओ, आखिर जब पसीना होता है आपको, जब पसीना हो जाए धोने के बाद जब हल्की हल्की हवा बहती है, सूखता है, तो ठंडा होता है कि अच्छा लगता है, खराब लगता है? बहुत अच्छा। यार प्रकाश की जब किरणें आती हैं तो वाष्पोत्सर्जन शुरू हो जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन होने से क्या होता है, वो गर्म नहीं होता है, वो ठंडा हो जाता है। जो गर्म होता है ऊपर चला जाता है। ये कारण आए क्या है, आए भी जानते हैं पानी का गुप्त ऊष्मा सबसे अधिक होता है, होता है ना। तो गुप्त ऊष्मा के नाते ये सूर्योदय के पहले पानी क्या होता है, गर्म रहता है। तो ये सब तो विज्ञान में आओ करके सीखिए तो कक्षा 7-8 से ही जो है शुरू हो जाता है। प्लास्टिक है ना, कोई बुलाया ही नहीं, उनको कोई बुलाया ही नहीं। चलिए जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक ये पहले एक उदाहरण है। अचार वगैरह शीशे के बर्तन में रखा जाता था, प्लास्टिक बर्तन में रख रहे हैं और उसके वजह से बहुत तेजी से मतलब पुरुषों के अंदर नपुंसकता के प्लास्टिक से, हाँ बहुत ज़्यादा। और खासतौर पर अचार तो प्लास्टिक में रखने हैं और है तो उसको पुरुष मौका है तो है ही। देखो ये सारे इसीलिए तो जो कारण एक बता रहे, एक कारण बता रहे, एक कारण है बहुत छोटा कारण। पुरुषों के नपुंसकता के पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं, अनेक कारण हैं। यही कारण है ना कि जो आउटलुक पत्रिका अपना शोध निकाली है तो कहा है ना कि 2040 तक कंडीशन ये हो जाएगी कि हो सकता है कि मानव जनरेशन ही खतरे में आ जाएगी। हाँ, वो वायु क्रोमोसोम प्रभावित हो रहा है किससे, रेडिएशन से। ये बताइए इसमें कौन सा बच्चा है जो 15 साल या 17 साल का हो गया तो अपने शरीर में कहीं ना कहीं मोबाइल नहीं रख रहा है कि नहीं? ऐसा कोई नहीं है। ये थोड़ा सा कम प्रभाव महिलाओं को क्यों डाल रहा है कि महिलाएं कभी भी अपने शरीर से टच करा के जो मोबाइल नहीं रखती, उनके पास पर्स है, फिर जो है अक्सर वो पर्स लेके चलती हैं, तो उसमें अपना रखेंगे। आप पुरुषों के लिए पैंट में और शर्ट में जेब बन गया, तो 5G वाला मोबाइल पुरुष क्या करेगा, अपने शरीर में पॉकेट में यहाँ रखे चाहे यहाँ रखे। यदि पैंट में रख रहा है तो गुणसूत्रों को प्रभावित करेगा, क्रोमोसोम्स को। और
शर्ट में रखेगा तो क्या प्रभावित होगा? हार्ट ही प्रभावित होगा। और शर्ट बनाने वाला उस समय तो सोचा नहीं था। वो क्या जानता है जिस समय शर्ट बनाया दर्जी, पहला दर्जी बनाया होगा तो ये नहीं सोचा होगा, कि हम लोग वो नहीं सोचा होगा कि आगे चल के जो है 5 जनरेशन वाला जो है बच्चे जो मोबाइल जो है रखेंगे पॉकेट में, तो पॉकेट बना दिया कहाँ? बाएं। अब बाएं हाथ बाएं ही तो बनाए और बाएं हार्ट होता है। तो हार्ट अटैक की जो परसेंटेज है पुरुषों में बढ़ा है, तो उसके पीछे लोग जो बदनाम कर रहे हैं ना कि कोरोना का टीका है, कुछ नहीं है, यह सब के सब मोबाइल की देन। कम रेडिएशन का है। अब देखो अब तक जो है समस्या बना हो ना, सरकार को जनसंख्या कंट्रोल करना पड़ रहा है, यही रेशियो रेडिएशन का बना ही रहेगा, ये मोबाइल अब जाने वाली नहीं। तो 40 के बाद गिद्धों की तरह से जैसे है ना कि गिद्ध अब लुप्त हो रहे हैं, उस तरह से जो है मानव धरती से लुप्त होने लगेगा। लिमिटेड फ्रीक्वेंसी होता है जिसके ऊपर अगर मोबाइल वही पत्रिका ये शोध निकालिए कि इस समय जो है 20 से 22 साल के बच्चे में जो स्टेमिना है, उतनी स्टेमिना 1980 के पहले के 80 साल के बुजुर्ग में हुआ करती थी। अब समझिए क्या कंडीशन है। सर इसका एक और कारण है सर, पहले धोती वगैरह पहनते जो हम टाइट कपड़ा पहनते हैं ना, इसका भी बहुत प्रभाव है। टाइट कपड़े कोई प्रभाव नहीं है। अब धोती पहन के ऐसा नहीं कि तुम इसको बढ़ा लोगे, बस ये है कि प्रभाव नहीं करेगा। चलिए यमुना की प्रमुख सहायक नहीं है, तो वो भी शुरू हो जाएगा। जब खतरा बढ़ रहेगा तो लोग धोती पे आ जाएंगे। ढीला कपड़ा अब धोती से भी जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो भी निकाल देंगे। सर एक दिन ऐसा आएगा कि नियंडरथल मानव तरह से टहलना शुरू कर देंगे। मांग हो ही रहा है सर। अब देख ही रहे हो ना एप्स्टीन फाइल का, मांग हो रहा। एप्स्टीन फाइल खुली है तो उसमें ये बड़े लोग क्या कर रहे हैं, वाइल्ड पार्टी के लिए वहाँ जाते थे, जंगली पार्टी। अब जंगली पार्टी का सिद्धांत क्या होता है? जंगल की तरफ रहिए बिना कपड़ों के। तुम लोग बात ना करो, सुनो इसको, इधर सुनो। वाइल्ड पार्टी का मतलब क्या है? जंगली पार्टी। और जंगली पार्टी का मतलब कि जानवर के अंदर मोह माया नहीं होता है। एप्स्टीन पूरी दुनिया के जो वीआईपी लोग थे एक जगह वो टापू बुला देता था। अब बताओ नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले विलियम गेट्स, मैं करूँ दुनिया का नहीं, इसको चलने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दुनिया का नैतिकता का पाठ पढ़ाता था। हम लोग कहते थे इतना बड़ा फिलासफर एकदम मानव कल्याण के लिए, एड्स के लिए इतना दान कर दिया, टीबी के मरीजों को पूरी दुनिया में इलाज कराने के इतना पैसा दान कर दिया। आज जाता कहाँ था? एप्स्टीन के निजी शहर में, निजी शहर। अब बाकायदे 30 लाख पेज का जो है फाइल है, 30 लाख पेज का। जितने बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं, देखो ना यूरोप में तो रिजाइन का तांता लग गया है, बड़े बड़े नेता रिजाइन दे रहे हैं सब, क्योंकि सबका नाम आ रहा है उसमें। दरअसल क्या होता है ना कि एक ये होता है जैसे कि लड़की को चाहे लड़के को जो छोटा हो उसको एकदम डरा दिया जाए तो उसके अंदर से एक हार्मोन्स स्रावित होता है, और उस हार्मोन्स जो है बच्चों के ब्लड में घुलता है, और उस ब्लड को निकाल के वीआईपी लोग पीते थे, जानते हो क्यों? ताकि हम जवान रहेंगे, कि हम जवान रहेंगे, हम बूढ़े नहीं होंगे। ये इतना क्रूर तो जानवर भी नहीं होते हैं। कैसे बच्चों को डराया जाता था? एक बच्ची को जो है वहाँ पे इतने यातना दिया जा रहा है, मशीन में धीरे धीरे काटा जा रहा है, चिल्ला रही है। अब ये बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे साथ भी यही होगा, अब वो एकदम डर जा रहे हैं। डरने के बाद उनके अंदर से इस तरह का जो हार्मोन्स निकल रहा है, उसी समय ब्लड निकाल रहे हैं वीआईपी लोगों के पीने के लिए, ताकि ये लोग आजीवन जो है 22 साल के लौंडे की तरह से घूमते रहेंगे। ट्रम्प को देखो, ठीक है ट्रम्प तो बदनाम आदमी है लाइसेंस ही आदमी है सर, वो शुरू से बदनाम है। लेकिन बिल गेट्स का ये सत्या नडेला है, इसका भी एलन मस्क को देखो। एलन मस्क भी नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात हंसी की बात ये है ना, बिल गेट्स का नाम आ रहा है।
ये पूरी दुनिया में एक सज्जन व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अब पोल खुल रहा है कि इसकी पत्नी का नाम क्या था, कौन, मिलिंडा गेट्स। हाँ उन दोनों में तलाक होने के पीछे कारण था यही एप्स्टीन। उसको पता था कि वाइल्ड पार्टी करने जाता है द्वीप पे, जैसे जंगल में होता है, कोई मतलब नहीं, कोई मानवीयता नामक जंगल जानवरों के अंदर कौन मानवता है, कोई मानवता नहीं, वही करने जाते थे सब। अब देखो भारत तक भी उसकी लहर आ रही है। अभी कुछ बचा हुआ है सब, लेकिन बचेगा नहीं जिस तरह से पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। नहीं, भारत तक भी इस फाइल का लहर आ रहा है। है लोग बहुत लोग हैं, लेकिन अभी उसको पड़ रहा है, अभी उसको पड़ता है हाँ लोग, लेकिन कट जाएगा। यार जब ट्रम्प अपना नाम नहीं कटवा पा रहा है तो भारत के लोग कैसे कटवा देंगे? भारत में हो जाएगा। चलिए, यमुना की प्रमुख सहायक नदियां। इसलिए मान के चलो ना, जो जितना ही अच्छा प्रवचन दे रहा है वो उतना ही अंदर से दुष्ट है। अब आसाराम बापू को ले लो, जितने लोग प्रवचनबाज हैं, बड़ा बड़ा टीम बनाए, यदि कायदे से इन लोगों का जांच हो गया ना तो समझ लो कि ये लोग उतने ही अंदर से भ्रष्ट हैं। आइए, एक तरह से रावण वाले सिद्धांत को सिद्ध करता। रावण ऊपर से बहुत बड़ा विद्वान आदमी था, हाँ सर, लेकिन अंदर से कलुषित था, तभी तो इतना दुष्टतापूर्ण काम कर देता था। अब बस बहुत अधिक इन लोगों की तरह नहीं किया, जैसे आसाराम बापू इतना कहाँ किया रावण। वह तो बस एक ही जगह पे हाथ डाल दिया। जैसे मान लो एक तरह से ट्रम्प की बीवी हो, ट्रम्प की बीवी पे कोई हाथ डाल दे, किसी भी देश का हो, वो देश का सत्यानाश होना तय है कि नहीं? यदि ट्रम्प के अंदर राम वाला गुण हो कि एक पत्नी अर्थात पत्नी व्रता हो ट्रम्प, अब ट्रम्प के साथ क्या है, मान लो ट्रम्प को राम मान लो, पत्नी व्रता हो, मानने में क्या लगता है? इस समय ट्रम्प की जो 3 बीवियों के लिए भाग जाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इस समय जो ट्रम्प है और कहेंगे अच्छा है, कम से कम देखेंगे एप्स्टीन फाइल, वहाँ पे उसके बंगले पे जाना है, इससे बढ़िया है कि ये भी भाग जाए कहीं। दाहिनी ओर से मिलने वाली नदियाँ, दाहिने ओर से यमुना में कौन कौन इसके सहायक नदी मिलती है? चंबल, बेतवा, केन, एक और है, उसका क्या नाम है? टोन्स। कंफ्यूज ना हो, वो सिंधु है, ये सिंध है, ठीक ना? सिंध, चंबल, बेतवा, केन। सिंध, चंबल, बेतवा और चौथी है केन। अब ये इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में पूछा गया है। सिंध, चंबल, ये दोनों एक ही जगह यमुना में मिलती है। कहाँ पे मिलती है बताओ? सिंध और चंबल यमुना में एक ही जगह मिलती हैं। नहीं, ये मिलती हैं सब दोनों इटावा और रैया जालौन, 3 जिलों के बॉर्डर पे। इटावा और रैया और जालौन। कैसे मतलब इटावा में? सिंध और चंबल 2 नदियां यमुना में, इटावा और रैया जालौन, तीनों जिलों का जहाँ बॉर्डर है, वहीं पे एक जगह है जिसका नाम है पंचनदा या पंचनद।
सिंध और चंबल दोनों यमुना में एक ही जगह पंचनद में मिलती हैं। अब पंचनद कहाँ पे है? वहाँ पे इटावा औरैया और जालौन 3 जिलों का बॉर्डर। इसलिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अलग अलग सिंध नदी यमुना में कहाँ मिलती है और चंबल कहाँ मिलती है, तो पंचनद। और ये पंचनद कहाँ पे? इन 3 जिलों के बॉर्डर पे। चलिए बेतवा, बेतवा इसे मिलती है हमीरपुर में। हमीरपुर में बेतवा यमुना में मिल जाती है। फिर केन, केन मिलती है यमुना में, केन यमुना में मिलती है बांदा जिला, बांदा जिला के भोजहा नामक स्थान पर, भोजहा नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है। तो सिंध चंबल एक साथ यमुना में कहाँ मिलती हैं? पंचनद नामक जगह पे। अब पंचनद नामक स्थल कहाँ स्थित है? इटावा औरैया और जालौन के बॉर्डर पे। बेतवा मिलती है हमीरपुर जिला में और केन मिल जाती है बांदा जिला के भोजहा नामक स्थान पे इसका मिलन होता है। बाईं ओर से इसमें प्रमुख एक नदी मिलती है, बाईं ओर से हिंडन नदी। कौन हिंडन? हिंडन हमको लगा कि कुछ कुछ पहले के तुमको याद आ रहा है। याद करो, हिंडन में लिखवाया। इसके किनारे पे तो बोलते हैं नदियों का नाम लिखवा रहे थे तभी तो लिखवाए थे। नहीं, इस बीच में नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के समय तो बोले हैं जब नदी का नाम लिखवा। हिंडन नदी बाईं ओर से मिलती है और ये नोएडा में मिल जाती है। नोएडा जिला है ना उत्तर प्रदेश में, तो नोएडा के पास ये मिल जाती है। गाजियाबाद, नोएडा, गाजियाबाद से काट के नोएडा बनाया गया। क्या? वो भी रिवर सिस्टम पढ़ा है। नहीं, हिंडन नदी किनारे वो क्या चारकोल नदी की का कोई ग्राम हाँ, जब हम पाषाण काल पढ़ा रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें हिंडन नदी का जिक्र आया। कौन सा स्थल है हिंडन नदी किनारे? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल किस नदी किनारे है? इसी हिंडन के किनारे। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीर। अब याद आया? वो जब ऊपर नीचे साउथ ईस्ट पढ़ा है। हाँ, कहाँ तक फैला था? वो भी पढ़ाए होंगे भाई। जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, जब नदी सिस्टम पढ़ाएंगे तो रिवर सिस्टम में तो सब पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। हम तो केवल उत्तर प्रदेश को में घुसने वाली नदियों को पढ़ा रहे हैं, और उनको तो रिवर सिस्टम पूरे भारत की नदियों को पढ़ाना है। चलिए अगला जो नदी है, काली या शारदा नदी। नहीं, अगली नदी है। एक यमुना खत्म हो गई, अगली नदी है। सर ये भी मिलने वाली है ना? हाँ यमुना में मिलने वाली नदी। हाँ, काली या शारदा नदी। यमुना में नहीं है, घाघरा की सहायक नदी है। काली अलग है। ये अलग है। काली या शारदा नदी, इसका उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित उत्तराखंड
मेघिला है पिथौरागढ़। हाँ? अच्छा है यार। और यहाँ पे 2023 में एक्सप्लोरेशन हुआ था, इसमें बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण है पिथौरागढ़। जैसे बोले थे कि 90 साल लमसम ड्रॉट सूखा ही पड़ा था लगातार। 2023 में खाली स्टडी हुई। तो जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन पढ़ाया था तो उसमें मैंने लास्ट में कंक्लूजन यही बताया था कि जैसे कुछ लोग कहे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया बाढ़ के नाम। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने जितना हम खोद पाए हैं उतने में इसका विस्तार कितना था? 12,99,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था। अभी इतना ही हम खोज पाए हैं, अभी हम खुदाई कर ही नहीं पाए उस तरह से। तो 12,99,000 एरिया को हम खोद पाए हैं, तो वो इतने बड़े एरिया में यदि हम कह दें कि ये पूरे सभ्यता का अंत बाढ़ से हो गया तो कहीं से भी सही है नहीं। सब रेडिएशन से भी माना जा रहा है। कुछ लोग ये कहे कि मलेरिया टाइप की महामारी है, इससे सभ्यता का अंत हो गया। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस सभ्यता का व्यापार सुमेर सभ्यता के साथ होता था और सुमेर सभ्यता वाले इस सभ्यता से व्यापार करना छोड़ दिए, इसलिए सभ्यता का अंत हो गया। अभी बताओ मनो नहीं, बैक फुट पे की कोई विद्वान नहीं बात किया है, सब के सब पतन की बात कर रहे हैं कि सभ्यता ही पतन खत्म हो गई। अब एनसीईआरटी में नया आया है। कुछ लोग कहे कि पारिस्थितिकी परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ। अभी अंत शब्द अब जाके जो है लोगों के दिमाग में आया है कि नहीं नहीं, अंत शब्द ठीक नहीं, बैकफुट पे कहना ठीक है। जिस तरह से जो है अरस्तु 3री-4री शताब्दी का जो है दार्शनिक है। अरस्तु से उसका शिष्य पूछा कि औरतों का क्या वास्तव में दिमाग कम होता है? तो अरस्तु कहा हाँ। तो कहा क्यों कम होता है? कहा कि क्योंकि उनका दांत कम होता है, औरतों का पुरुषों का अपेक्षा दांत कम होता है। यह मिथक आके जो है 18वीं शताब्दी में टूटा है कि दांत से दिमाग से कोई रिलेशन नहीं होता है। इतने दिन तक अरस्तु की इस बात को लेके चलते रहे कि औरतों का दिमाग कम होता है और कम इसलिए होता है कि दांत कम। तो इतने दिन से सिंधु घाटी सभ्यता पे खुदाई कब शुरू हो रही है? 1821-22 नहीं 1921-22 खुदाई शुरू हो गई इस पे। हाँ नहीं उसमें जैसे एक सभ्यता के रूप में हुआ कि कुछ दबा है, लेकिन खुदाई की शुरुआत हो गई 1921-22 में। 1921 में D.R. साहनी और अकालदास बनर्जी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। अभी बताओ 1921 से शुरू हो गया, इसके पहले से विचार चल रहा था, लगभग 100 साल से ऊपर हो गया। ये विचार जो है 2015-16 तक चल रहा था कि सभ्यता का अंत हो गया। अब जाकर लोगों के दिमाग में आया कि नहीं नहीं, अंत शब्द ठीक नहीं, सभ्यता बैकफुट पे चली गई थी कि कोई भी सभ्यता ग्रामीण सरप्लस पे ही शहर का रूप लेती है कि नहीं? जब गांव की विशेषता क्या है? कृषि पशुपालन। अगर जो कृषि कर रहे हो खाने से अधिक हो गया तो उसको कहीं ना कहीं लेके जाओगे बेचने के लिए। पशुपालन कर रहे हो, अगर जो दूध अधिक पैदा हो रहा है तो उसको भी बेचोगे। तो बेचने की क्रिया ही बाजार को बना दिया। ये बाजार ही शहर का निर्माण कर बनाना। तो ये चीज़ें चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता में, सरप्लस पे चल रहे थे। उसके बाद से ये हुआ कि कहीं मंदिर में मठ में इधर उधर बैठ के जो है सामान को लेकर लोग बैठना शुरू कर दिए, बाजार बन गया, नगर बन गया धीरे धीरे करके। हुआ क्या कि मिक्स अर्थात कंपोजिट कारण थे, ये कारण नहीं था। कुछ जगह पे सूखा पड़ गया पारिस्थितिकी परिवर्तन के कारण, कुछ जगह अधिक बारिश हुआ तो वहाँ पे बाढ़ आ गई। बाढ़ आई तो वहाँ पे जो है जल जनित बीमारियाँ पैदा हुई, जैसे हैजा प्लेग टाइप के
और फिर जो है मच्छर मक्खी से इस तरह की बीमारियां पैदा हुई। तो ये दो कारण है, जहाँ सूखा पड़ा वहाँ पे भी जो है अकाल पड़ा, महामारियाँ आई, लोग मरे और सड़ने से। तो इस तरह से करते करते जो एक फूलती फलती व्यवस्था थी, एक अच्छे दिशा में बढ़ रही थी, वो अब बैकफुट पे हो गई। गांव से चली थी और फिर गांव में वापस आ गई। यदि कोरोना 10 साल रुक जाता है, देख रहे थे ना, बम्बई से लोग ट्रेन का पटरी पकड़ के, क्योंकि हम भूलेंगे नहीं कि ये ट्रेन की पटरी पकड़े हुए हम चले जाएंगे, क्योंकि ट्रेन के जो पटरी पकड़ के चलना है ना, तो उसमें जो एकदम दिशा क्लियर है, एकदम देवरिया जाना है तो इसको पकड़े रहो बस। देख रहे हो उसमें भाग में लंदन में कांड करते हैं सब, और गोविंदा कहता है कि एक काम करते हैं, ट्रेन का पटरी पकड़ के चलते हैं इंडिया। अब उसको नहीं पता है कि ट्रेन ब्रेक हो जाएगी, महासागर है। लेकिन भारत में तो ट्रेन के पटरी पकड़ के जो है इतनी भीड़ चली। 10 साल अगर जो कोरोना 10 साल नहीं 5 साल रुक जाता ना, तो इतनी शानदार जो व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था कही जा रही, एक ग्रामीण व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती। यही हुआ होगा सिंधु घाटी सभ्यता में। तो अब जाके अंत शब्द हटा के जो है ये किया जा रहा है कि ये जो है अपने बैकफुट पे, अर्थात जहाँ से चली थी वहीं वापस चली आई। और उसके पीछे कुछ आर्य भी कारण थे, पारिस्थितिकी परिवर्तन भी कारण था। पारिस्थितिकी परिवर्तन में कहीं बाढ़ आया, कहीं सूखा पड़ा, कहीं महामारियाँ आई, तो एक कंपोजिट कारण था जिसके नाते सभ्यता का जो है बैकफुट पे आते हैं। जो तत्व मिल रहे हैं, जो वस्तुएं मिल रही हैं, उसमें रेडिएशन की मात्रा मिल रही है। तो विचारक ये कह रहे हैं कि इस तरह परमाणु बम है, उसी तरह की कोई चीज़ें होंगी जो एक्सप्लोर हुआ होगा, जिसकी वजह से। देखो एक चीज़ बताएं, एक जगह जब किसी का नाम हो जाए ना, तो परमाणु विस्फोट कराए, चाहे जो है यूरेनियम को ही जो है नीचे से निकाल दे, उसको आप पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये बताइए, परमाणु बम की संकल्पना अभी सिंधु घाटी सभ्यता में कर पाना कैसे करें? परमाणु इसका स्वरूप दूसरा होगा, या हो सकता है कि ये लोग जो है विकास के क्रम में आगे बढ़ रहे होंगे और वहाँ पे कहीं ऐसे जगह पे खुदाई किए होंगे जहाँ से यूरेनियम निकला होगा, जहाँ से यूरेनियम निकला होगा, तो यूरेनियम का रेडिएशन शुरू हो गया होगा, तो कुछ जगह के लोग जो इससे प्रभावित हुए होंगे, या माना जा सकता है। लेकिन ये नहीं मान सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परमाणु बम, हाइड्रोजन बम बना लिए थे। अभी हाँ सही बात है, अभी लोहा नहीं खोज पा रहे हैं सब वो। ये कोई जरूरी है क्या? क्रम बाई क्रम जिस तरह से हम लोग खोज पाए हैं उस तरह से मिलता जाएगा। ये भी बात सही है, हो सकता है लोहा के पहले उनको यूरेनियम टकरा जाए, लेकिन बम बनाने की टेक्निक होनी चाहिए ना। स्वरूप बम बनाने की टेक्निक होनी चाहिए ना। नहीं, ये जो क्रम कर रहे हो चौधरी ना, देखो इतना तो मान के चलो कि जो कुछ भी है ना, जो हम क्रम को निर्धारित किए, इसमें सबसे क्रांतिकारी धातु कोई आई तो सोना था क्या? नहीं, लोहा था। लोहा युद्ध को घातक बनाया और खेती को जो है सरप्लस पैदा कर दिया यहाँ। ये बताइए, किसी भी सभ्यता का निर्माण इसी से तो होता है भाई, खेती में सरप्लस हो जाए और लड़ने के लिए घातक हथियार मिल जाए। सोना से रिवॉल्वर बना सकते हो, एक गोली चलेगी वो पिघल जाएगा, लेकिन लोहा कई पीढ़ी तक दगदगाते रहो, कुछ नहीं होना है उसका। बस काली शारदा नदी, पिथौरागढ़ जिले में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक काला पानी जगह है। ये देखें, बहुत पावन है। हाँ, काला पानी नामक स्थल से ये नदी निकलती है। काला पानी नामक स्थल से ये नदी निकलती है, एक धारा। और जो दूसरी धारा होती है, दूसरी धारा ये निकलती है गौरी गंगा मिलम।
दूसरी धारा का नाम है गौरी गंगा। एक धारा का नाम है क्या, काली, और दूसरी का नाम है गौरी गंगा। इसका उद्गम होता है मीलम या मिलाम। क्या है बताओ? मिलाम हिमनद है, ग्लेशियर। मिलाम हिमनद। और ये दोनों धारा अर्थात ये काला पानी से जो निकल रही है काली नदी, और ये मिलाम हिमनद से जो निकल रही है गौरी गंगा, ये दोनों धाराएं मिलती हैं जौलजीवी नामक स्थान पे। जौलजीवी। जौलजीवी नामक स्थान पे इन दोनों धाराओं का मिलन होता है। सर ये पहली धारा का नाम क्या नाम है उसका? काली। काली नदी? हाँ, पाली का नाम है, जो पाली धारा निकल रही है उसका नाम है काली, और दूसरे का नाम है गौरी गंगा। और ये दोनों के दोनों धाराएं कहाँ मिल रही हैं? जौलजीवी नामक स्थान पर। देखो, ये जो काली नदी है ये एक धारा के रूप में निकलती है। कहाँ से? पिथौरागढ़ के काला पानी नामक जगह से। काला पानी नामक जगह से निकलने के नाते इसका नाम पड़ जाता है काली नदी। कहाँ से निकल रही है? काला पानी नामक जगह से। इसका नाम, इस धारा का क्या नाम पड़ रहा है? काली नदी। और जो दूसरी धारा है वो उसका नाम है गौरी गंगा, और ये नीलम हिमनद से निकल रही है पिथौरागढ़ से, उत्तराखंड में। ये दोनों जब धाराएं आती हैं तो एक जगह मिल जाती है जौलजीवी नामक स्थान पे, एक में दोनों धारा मिल जाती है, काली नदी की धारा और दूसरी गौरी गंगा की धारा। जौलजीवी में जब मिल जाती है तो जो धारा आगे बढ़ती है इसका नाम हो जाता है शारदा। इसीलिए यहाँ लिखा गया काली, पोस्ट में शारदा नदी। जौलजीवी के पहले इनका नाम क्या क्या होता है? एक होती है गौरी गंगा, दूसरी होती है काली नदी। लेकिन जब जौलजीवी मिल जाती है, और जौलजीवी मिलने के बाद जो धारा आगे बढ़ती है उसको कहा जाता है शारदा नदी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से। ग्लेशियर से हो रहा है, लेक कहाँ से? ये पिथौरागढ़ ग्लेशियर से। ये जो भी यहाँ से निकलेंगे बिना ग्लेशियर के नहीं निकलेंगे, सब के सब ग्लेशियर की नदियाँ हैं। ग्लेशियर का नाम मिलाम हिमनद यहाँ गौरी गंगा निकल रही है ना, ये पिथौरागढ़ जिले में जो ग्लेशियर है उसका नाम नहीं है, लेकिन यहाँ से कोई जल का स्रोत होगा जहाँ से निकल रही है ये ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। कुछ जगह जो है, कुछ नदियाँ हिमालय से ग्लेशियर से निकल रही हैं, और कुछ क्या है ना कि पहाड़ में जो संचित जल है वहाँ से धारा निकलता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? पीलीभीत जिले में ये नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले में, अर्थात पीलीभीत जिला के पहले ये कहाँ से बहती है? उत्तराखंड में, और पीलीभीत में से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। सीतापुर के आगे लिखो, सीतापुर के यूपी के पीलीभीत जिले में। हाँ, सीतापुर जिला नहीं है क्या? नहीं तो ये यूपी के पीलीभीत जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक ना। अब आगे लिखो, सीतापुर के बसरा या बहराम घाट के निकट। सीतापुर के बसरा या बहराम घाट के निकट या करनाली या घाघरा में मिल जाती है।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बहराम घाट या बसरा, ये स्थान एक ही है, दो नाम है, बसरा या बहराम घाट के निकट करनाली घाघरा में करनाली या घाघरा, घाघरा का दूसरा नाम करनाली मिल जाती है। में मिल जाती है। सीतापुर के बसरा या बहराम घाट में यह करनाली पोस्ट में घाघरा में मिल जाती है। क्लियर? चलिए अगली नदी घाघरा। घाघरा तो इसमें कितने लोग हैं जो घाघरा में भी नहीं नहाए? नहाए हम लोग वही, हाँ सरयू भी का लो, यही बरहज वाली है ना? अब तक नहीं नहाई हो। बरहज वाली है ना? हाँ तब तो आपको हजार पता है। यही तो घाघरा है। हाँ, इसका कई बार नाम बताइए। इसका नाम कुछ दूर तक करनाली रहेगा, फिर आगे बढ़ने के बाद इसका नाम हो जाएगा सरयू, फिर इसका नाम बदल हो जाएगा घाघरा। लेकिन ठीक है, नहाए भले नहीं होगे लेकिन देखे तो जरूर होगे घाघरा को। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा जो घाघरा को देखा ना हो, देखे तो सब। बरहज शब्द का जो है अपने यहाँ के लोग जब व्याख्या करते हैं ना, हाँ चुप रहो यार। बरहज शब्द का जब लोग अपने यहाँ की व्याख्या करते हैं, जो दूर नहाने नहीं जा पाते हैं तो कहते हैं बरहज बस नहा लो। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और हरिद्वार, इन 4 तीर्थों का पुण्य अकेले मिल जाता है बरहज घाट पर नहा। कैसे सिद्ध कीजिए? क्योंकि बरहज में 4 शब्द हैं। ब से बद्रीनाथ, र से रामेश्वरम, ह से हरिद्वार और ज से जगन्नाथपुरी। इसलिए मैं कहा कि अब तक नहीं नहाया हो तो कम से कम जाके एक बार नहा लेना। आप तो एकदम सिद्ध कर दिए सर। देखो ये सोशल इंजीनियर होते हैं, ये लॉजिक सेट करने जहाँ ना वाले पहुँचे social- रवि वहाँ पहुँचे कभी नहीं सर? सही भी है। ये बताओ ठीक है, पुण्य मिले या ना मिले, पुण्य और पाप तो सब दिमाग में है। अदृश्य चीजें हैं। मिलता होगा तो ठीक है, नहीं मिलता हो तब भी ठीक है। लेकिन कुल मिला के प्रयागराज में तो मैं 20 साल नहाया हूँ। आप 20 साल 20 साल है? हाँ, 20 साल का जो है अमावस्या में प्रयागराज में नहाया। इसके मतलब पहले बहुत धार्मिक थे नहीं? अरे भाई नहीं देखो, धार्मिक इस नदी में स्नान करने वालों का आप धार्मिक कहेंगे तो आपसे बड़ा अधार्मिक कोई है भी नहीं। कैसे सिद्ध कीजिए? इसलिए इलाहाबाद के स्टूडेंट जो नहाने जाते हैं ना संगम में, तो नहाने कम जाते हैं, कपड़ा अगोरने जरूर जाते हैं। सर मैं भी गया था। एक जबरदस्ती कुदा देंगे, सब एक एक कपड़ा 4 ठो बैठ कर गोरेंगे। अब बस पुलिस से बचने के लिए। अगर जो पाप किसी को नहाते हुए देखना पाप है अपने संस्कृति में, तो सबसे अधिक पापी तो इलाहाबाद के लड़के होते हैं। कितने लोगों को पुलिस जानते हो बस अंडरवियर पे जो है रेतवा में लेटा देती है ठंडी में। लेकिन मैं नहाने जाता था, ऐसा नहीं था, मैं नहाता था। और वो धर्म के नाते नहीं, ये था कि चलो एक अजीब टाइप का नाम था, न धार्मिक थे न अधार्मिक थे, बस ये है कि सब नहा रहे हैं तो हमको भी नहाना चाहिए। हाँ? तो उतना गंदा पानी तो कहीं का नहीं। जितना गंदा पानी प्रयागराज में है गंगा का, और जहाँ पे लोग नहाते हैं पर्टिकुलर, जहाँ से लोग कहते हैं कि यमुना तो दिख रही है, गंगा भी दिख रही है, बीच में जो बुझबुझा निकल रहा है वो सरस्वती हैं। अरे 2 धाराएं जब आपस में टकराएंगे तो वहाँ फेन तो निकलेगा ही यार। हाँ? 2 पंप सेट के धारा को टकराओ तो फेन निकल जाएगा। वो तो 2 नदियाँ 2 तरफ से प्रदूषण लेके आ रही हैं। इधर से दिल्ली से लेके आ रही हैं, इधर से पूरा कानपुर से कचरा लेके आ रही हैं। अब उसको कहते हैं कि उस गाजवा को लोग भर के लेके आते हैं।
आगे प्योर संगम का पानी यही है। मैं भी लाया था, इस बार मैं भी लाया हूँ। लाए होने गाज वाला जहाँ पर हरिद्वार, जहाँ पे ऋषिकेश, बद्रीनाथ, जहाँ पे पंडा जो है, जहाँ पे पंडा अपना जो है वो नहीं लगाए रहते हैं वो नाव, वहीं पे तो तीनों के मिलाना खूब गाज रहता है, उसको लोग भर के लेके आते हैं प्योर संगम का पानी। और घाघरा में नहा के देखो इतना साफ पानी। लेकिन अभी थोड़ा पानी बढ़ गया था तो उसमें हाँ तो बारिश उस के नाते थोड़ा जो गंदगी वो होता होगा, मटमैला, गंदगी नहीं मटमैला। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन जानते हो क्या? सबसे बड़ा रीजन नहीं है आखिर कोई जो है इंडस्ट्रियल एरिया इनके घाघरा किनारे नहीं। सबसे बढ़िया तो ये छोटी गंडक की वजह से जाती है। छोटी गंडक, हाँ एक दिन देखा उससे पहाड़ पर दिखता है उसके पानी। पानी साफ है, छोटी गंडक पहाड़ पर दिखता है। मैं रात को बैठ के मछलियाँ देख रहा था उसमें पुलिस वाले ने मेरे को पकड़। चलिए घाघरा या करनाली नदी, घाघरा या करनाली। उद्गम तिब्बत के पठार पर स्थित मापचा चुंगो ग्लेशियर। तिब्बत के पठार पर ये ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचा चुंगो। देखो पूरा तिब्बती जो है दलाई लामा को अपना भगवान मानते हैं। एप्स्टीन फाइल में दलाई लामा का भी नाम आ रहा है। फिर ये तो धर्मशाला छोड़ के जाते हैं क्या कहीं? तो वहीं रहते हैं ना। अरे भाई जब इस तरह के काम में कोई जाता है तो धर्मशाला में ही अपना जो इतनी व्यवस्था रखता है ना, ताकि वहाँ से कब वो निकल जाएगा अंदर अंदर लोग जानेंगे कि दलाई लामा जो है धर्मशाला में अपने जो बंगले में बैठे हैं। समझे? ये लोग बहुत ऐसे भी इतना आगे नहीं जाते हैं, लोग दिमाग से बहुत तेज होते हैं। अब दलाई लामा की मीटिंग जाके थी एप्स्टीन के जो प्राइवेट बंगले में हो रही, प्राइवेट शहर में हो रही है। ये भी हो सकता है जैसे जानकारी के उद्देश्य से कोई ऐसा जैसे जानदारू लिखता है, पिता नहीं है, छुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जाता है अनुभव के लिए। ऐसा हो सकता है 1% साफ होगा। और सबको तो छोड़ो, वो जो 21वीं सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जो विकलांग है, हाँ कि मानो 21वीं सदी का मानो सबसे उससे बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं, वो अभी वहाँ पहुँचा है। उसका ये मानना था ना कि वो उसको जो है ये सब चीज़ें जो वाइल्ड पार्टी है, तो उसमें वाइल्ड पार्टी का मतलब क्या, किसी पर कपड़ा नहीं होगा, सब कपड़ा निकाल के दौड़ेंगे। तो ऐसी पार्टी को देखने में उसको आनंद था कि वो चुपचाप बैठ के देखेगा। 3 लाख पेज की फाइल ऐसे नहीं बनी। 3 लाख नहीं, 30 लाख पेज, 30 लाख पेज की। मापचा चुंगो ग्लेशियर से तिब्बत के पठार पर स्थित है मापचा चुंगो ग्लेशियर, और मापचा चुंगो ग्लेशियर से ही जो है निकलती है करनाली। इसका नाम घाघरा बाद में पड़ता है, जो पहाड़ पे इसका नाम है, इसका नाम है करनाली। पहाड़ पे इसका नाम क्या है? करनाली। और जब वही करनाली जब मैदान में आती है तब इसका नाम हो जाता है घाघरा। तो देखो भारत को जल कौन कौन देश दे रहे हैं? तिब्बत दे रहा है, और नेपाल तो है ही। हाँ नहीं, तिब्बत से ही आती है। दरअसल तिब्बत पे चाइना अपना अधिकार सिद्ध करता है कि तिब्बत हमारा है, तो चाइना भी कह सकते हैं जैसे ब्रह्मपुत्रा। हाँ तो उसी का तो धमकी देता है कि हम पूरा डैम खोल देंगे तो तुम्हारा जो 7 सिस्टर बह जाएंगे, 7 बहनें जो है बह जाएंगी समुद्र में।
उनको ये नहीं पता है उसको ये सातों बहनें ऐसे चट्टान से जुड़ी हुई हैं कि वो सांगपो और मांगपो को बात ही रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। और नहीं तो ये इंडिया वाले हैं, उसको अपने यहाँ रोक के बिजली बना लेंगे। चलिए आगे लिखो। यह लखीमपुर व बहराइच जिले में, यह लखीमपुर व बहराइच जिले की सीमा बनाते हुए, लखीमपुर व बहराइच जिले की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। सीतापुर के बसरा या बहराम घाट के पास, जो अभी लिखे हो, सीतापुर के बसरा या बहराम घाट के पास इसमें काली नदी मिल जाती है। सीतापुर के बसरा या बहराम घाट के पास इसमें काली नदी मिल जाती है। सीतापुर से आगे बढ़ने पर, सीतापुर से आगे बढ़ने पर अयोध्या में इसका नाम सरयू हो जाता है। उधर करनाली मैदान में उतरी तो घाघरा मैदान के बीचों बीच में जब राम की नगरी में जा रही है तो इसका नाम क्या हो जाता है? सरयू हो जाता है। 2 दिन पहले इस पर डिबेट हुआ है। 2 दिन पहले का दिन है, वो हाइट मेरे पास नहीं है, वो कहे थे वहीं सरयू है, वहीं सरयू जो कृष्ण भगवान, हम बोले वो कहाँ से आए, हम मानने को तैयार ही नहीं। अरे ये कृष्ण भगवान वाले यमुना, ये सरयू, ये राम वाली है, हाँ, कृष्ण वाली यमुना है। चलिए, सरयू के नाम से जानी जाती है। आजमगढ़ जिले में इसमें तमसा एक नदी है लोकल। आजमगढ़ जिले में इसमें तमसा एवं देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर, इसमें राप्ती नदी मिल जाती है। तमसा कहाँ मिल रही है? आजमगढ़ में। और राप्ती कहाँ मिल रही है? बरहज, देवरिया जिला के बरहज से पहले पश्चिम साइड में मिल जाती है, के बरहज नामक स्थान पर इसमें राप्ती नदी मिल जाती है। गोरखपुर वाली का सर, राप्ती भी सदा नीरा नदी है, वो भी हिमालय से निकलेगी। चलिए, मिल जाती है। देवरिया जिले के बाद यह बिहार में प्रवेश करती है। देवरिया जिले के बाद यह बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार के छपरा जिले में यह गंगा में मिल जाती है। अर्थात घाघरा गंगा में कहाँ मिलती है? छपरा में। यही याद रखना है, कहाँ पैदा हुई और कहाँ पे किस पर्टिकुलर प्लेस पे नदी जो है, किस नदी से गंगा नदी बिहार के छपरा जिले में या गंगा में मिल जाती है। इससे पहले गंडक में मिल, हाँ, ये तो सलेमपुर के पास मिल जाती है। दरौली में गंडक उसमें मिल जाती है ना? दरौली नहीं, सलेमपुर के अगवा छोटी गंडक मिल जाती है। घाघरा में, हाँ, घाघरा में। बड़ी वाली गंडक, बड़ी गंडक जहाँ पटना में मिलती है, तो गंगा से डायरेक्ट
अभी हम आ रहे हैं गंडक पे ना, गंडक 2 धारा में सर निकलेगी। वो गंडक जो सर वो बड़ी वाली गंडक जो नारायणी है कहाँ पे? नहीं, जो गंडक है छोटी जो बड़ी गंडक है वह जो है अपने कुशीनगर में थोड़ी सी आती है, उसके बाद से वो निकल जाएगी पश्चिमी चंपारण। अब पश्चिमी चंपारण से होते हुए पटना के पास जाके गंगा मिलती है। आज जो छोटी गंडक है ये आएगी अपने यहाँ कुशीनगर में प्रवेश करेगी, नहीं महाराजगंज से कुशीनगर, कुशीनगर से देवरिया, और देवरिया में जो सलेमपुर से आगे बढ़ेगी, घाघरा में जाके मिल जाएगी। जहाँ मिलती है गैस तो मिलती है कहाँ पे? गैस गयासपुर। सलेमपुर से कितना दूर है? सलेमपुर से लगभग मतलब 15 किलोमीटर है दक्षिण में। हाँ वही मिल जाता है। दूरी के ये बगल- शराब्ती कहाँ मिल रही है? कपरवार घाट, Yes. लेकिन नाम क्या चल रहा है? बरहज के पास, वैसे सलेमपुर के पास। अब तुम्हारा मामा गांव गयासपुर है, जी सर। तो नहाए हो कि नहीं वहाँ पे? गंगा नहीं, घाघरा पर एक गंडक मिलती है। जब गंडक जहाँ मिलती है उस पर्टिकुलर प्लेस पे नहाए हो? हाँ। डूबे नहीं? अरे यार वहाँ तो खड्ड बना दी होगी, हाँ सर। जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं वहाँ पे खड्ड बन जाता है। सर आपका भी बलिया ने अब चलो एक बार नहा लिए, बच गए, अब फिर ना नहाना। समझे? जब नदी तो जहाँ मिलती हो और जब मिल के आगे बढ़े वहाँ नहा लेना, दोनों का फल मिल जाएगा। वहाँ मत कूदना, खड्ड बन जाएगा, अब पता नहीं चलेगा। खड्ड बनता है वहाँ पे जब 2 नदियाँ मिलती है जहाँ पे। चलिए, इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर। घाघरा की कुल लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर कुल लंबाई। घाघरा की लंबाई 1080 किलोमीटर। देखो उत्तर भारत की इतनी महत्वपूर्ण नदियां हैं, मैं उत्तर प्रदेश में ही पढ़ा दे रहा हूँ। दक्षिण भारत की नदियां अनिल सर पढ़ाई दी होंगी। पढ़ाए अच्छा पढ़ाने कोई तो चलिए अगला, राप्ती नदी। राप्ती 2 नदी और पढ़ेंगे, फिर हम ब्रेक लेंगे, फिर इतिहास शुरू करेंगे। राप्ती राप्ती नदी उद्गम नेपाल के धौलागिरी पर्वत के, नेपाल में है कौन सा पर्वत? धौलागिरी। धौलागिरी पर्वत की एक जगह है रुकुमकोट। नेपाल के धौलागिरी पर्वत पर एक जगह है जिसका नाम है रुकुमकोट, और ये रुकुमकोट ग्लेशियर भी है। इसी रुकुमकोट से जो है निकलती है कौन? राप्ती नदी। नेपाल के धौलागिरी पर्वत के रुकुमकोट नामक ग्लेशियर से राप्ती नदी निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी है रोहिणी। इस नदी की जो मुख्य सहायक नदी है उसका नाम है रोहिणी। और ये रोहिणी कहाँ मिल जाती है? इससे रोहिणी राप्ती से कहाँ मिलती है? गोरखपुर। रोहिणी ऐतिहासिक नदी है। तमसा नदी तो ऐतिहासिक लगभग सब हैं, लेकिन रोहिणी का इतिहास अपने यहाँ जो है गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध को सन्यासी बनने के पीछे कारण के रूप में एक रोहिणी नदी को भी लिखा जाता है। कैसे? नहीं, बाल छिड़वाने वाली बात नहीं, वो तो सन्यासी अब बनने के मूड बना लिए थे। इनका सन्यासी का था इस संसार से विरक्ति के पीछे इसका कारण है। रोहिणी नदी जो कोलियों का साम्राज्य था, जहाँ की इनकी माँ थी,
ये साक्य थे। ये बीच में सीमा बनाती थी रोहिणी नदी, और रोहिणी नदी के जल के बंटवारा के लिए आए दिन दोनों में युद्ध होता था। अब जो कोलीय गणराज्य था वह राजतंत्र टाइप का था तो वो भी गणतंत्र, लेकिन उसका जो गणतंत्र था वो केंद्रीकृत व्यवस्था पर आधारित था, अर्थात जो राजतंत्र की तरह से था। तो राजतंत्रीय व्यवस्था में क्या होता है, निर्णय बहुत त्वरित लिया जाता है। जितना जल्दी उत्तर कोरिया निर्णय ले लेगा उतना जल्दी भारत नहीं ले पाएगा, दक्षिण कोरिया भी नहीं ले पाएगा। क्योंकि उत्तर कोरिया में निर्णय किसको लेना है, एक व्यक्ति को लेना है कि फला को मारना है या नहीं मारना है। यदि किम जोंग यून कह दिए कि फला को मारना है तो मारना है, बस ईट पर नहीं चलेगा, वहाँ कोई बहस नहीं। लेकिन भारत में इस तरह कोई अगर निर्णय लिया जाए तो पहले संसद में बहस होगा, फिर वोटिंग होगी, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा वाला ये करेगा, तब जाकर राष्ट्रपति से पूछा जाएगा कि ये दोनों कह दिया, आप क्या कहते हैं। तो एक लंबा प्रक्रिया है। तब तक जो राजतंत्रीय व्यवस्था वाला आपके पड़ोस में बैठा है वह तो आपके ऊपर अटैक कर देगा। कहा भी जाता है कि जो पहले अटैक करता है, दो तमाचा पहले मार देता है ना किसी को, तो बाद में भी वही विजेता रहता है। क्योंकि जो दो तमाचा पा जाता है वो उसके अंदर जो है पराजय का भाव जग जाता है। क्या समझे होगे। तो यहाँ पे यही था, जब इधर जो है शाक्य वंश वाले अपना मीटिंग कर रहे हैं पानी के लिए कि पानी हमको मिलना चाहिए और कोलियों से छीनना है, तब तो कोली क्या करते थे कि पानी को अपने तरफ मोड़ के और उसके बाद अटैक कर देते थे इन सबको। तो इतिहासकार कहते हैं कि इनके अंदर एक शुरू से ही पराजय का भाव जग गया। अब पराजय के भाव से इनके अंदर एक कुंठा बैठ गई थी और उस कुंठा से जो है संसार से विरक्त होना चाहते थे। तो ये अपना अपना तर्क है। तो यही रोहिणी नदी है। दोनों साम्राज्य के कोली गणराज्य नदी को रोक लेगी उस समय। कोली गणराज्य कैसे नदी को रोक लेगी? रोहिणी नदी देखी हो? रोहिणी नदी को देखी हो? रोहिणी नदी को जाए गोरखपुर में देखा ना। अगर साम्राज्य चाहे ना उसको बंधा बना के अपनी तरफ मोड़ लेगा पनिया टोटल। घाघरा नहीं है, लोकल छोटी नदी है। चलिए, तो गोरखपुर में कौन नदी से मिल जाती है? रोहिणी नदी। चलिए, देवरिया के बरहाई नामक स्थान के निकट यह अभी क्या है? राप्ती नदी, देवरिया के बरहाई नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है? घाघरा। अभी पहले से लिखते आ रहे हो, घाघरा लिखे तो उसमें लिखे ना। यही मिलती है। ऐसी राप्ती किनारे कौन सा शहर है फेमस? गोरखपुर। चलिए, अगला है गोमती। गोमती नदी। ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है इसका उद्गम इसका कहाँ से होता है? गोमती का होता तो यूपी में ही है, लेकिन कहाँ पे होता है? जानते हो क्यों इस पूछा जाता है? कि सबके दिमाग में यह है कि नदी पहाड़ से ही पैदा होती है, लेकिन यह नदी ताल से पैदा होती है। तालाब से। गोमती का उद्गम पीलीभीत। पीलीभीत जिला में फुलहर ताल है।
पीलीभीत जिला में कौन सा एक ताल है? फुलहर। और इस फुलहर ताल के दूसरा नाम है गोमत ताल। गोमत ताल भी इसका नाम है। पीलीभीत जिले के फुलहर या गोमत ताल से यह नदी उद्गमित होती है। शाहजहांपुर, आगे लिखो, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर। सुल्तानपुर भी है। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर एवं जौनपुर जिलों में बहते हुए गाजीपुर के निकट, ये इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है, गाजीपुर के निकट कैथी नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। गाजीपुर से निकट कैथी निकट, यही स्थल पूछता है कौन? कैथी। नामक स्थान पर किसे मिल जाती है? गंगा। महत्वपूर्ण शहर कौन है? लखनऊ और जौनपुर। 2 जिला मुख्यालय, एक तो राजधानी है लखनऊ और एक जिला मुख्यालय है जौनपुर। ये दोनों के दोनों किस नदी पे हैं? गोमती नदी पे। और कैथी नामक स्थान पे क्या होती है? गंगा में मिल जाती है। इसी पे हाँ, शहर मेन का मतलब मीन्स घर से जिला मुख्यालय क्या? जौनपुर के जिला का मुख्यालय की? हाँ, हर एक जिले का अपना मुख्यालय होता है ना। देवरिया जिला मुख्यालय कहाँ है? देवरिया। ठीक, उसी तरह से कुछ जिले हैं जिनका जो है जिला मुख्यालय किसी दूसरे शहर में। हाँ, जैसे मान लो कुशीनगर जिला है और कुशीनगर जिला का मुख्यालय कहाँ? पड़रौना। अब मुख्यालय किसको कहा जाएगा? जहाँ पे कलेक्टर का कार्यालय, वही है जिला मुख्यालय। अब देवरिया जिला का जो देवरिया पर्टिकुलर स्थल पे ही जो कलेक्टर का आवास है वो है मुख्यालय है। पड़रौना वाला कहाँ है? कलेक्टर का जो ऑफिस है वो कहाँ पे है? पड़रौना। जबकि जिला कौन सा है? कुशीनगर। चलिए आगे। गोमती एवं गंगा के संगम पर, कहाँ है संगम? गोमती गंगा का संगम कहाँ है? कैथी नामक स्थान। तो इसी जहाँ पे इसका संगम है, यहीं पर मार्कंडेय महादेव मंदिर इसके संगम पर ही स्थित है। मार्कंडेय महादेव मंदिर गंगा और गोमती के संगम पर अर्थात कैथी में स्थित है। मार्कंडेय महादेव मंदिर गंगा एवं गोमती के संगम पर स्थित है। सहायक नदियाँ, इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जिसमें कुकरैल, कथना, कल्याणी और बरना और सई। कुकरैल, कथना, कल्याणी, वरना
और सही ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। कुकरैल नदी को देखे हो? कुकरैल नदी लखनऊ में मिलेगी। इस नदी को जब देखोगे तो नदी शब्द का जो परिभाषा है ना भूल जाओगे। उतना कचरा जो है ना एक जो है गढ़ई में भी नहीं होता, एकदम मड़िया टाइप का। और उसमें केवल सुअर, क्या उसमें केवल सुअर जो चलती रहती है नदी में। और कुकरैल इसलिए मैं महत्वपूर्ण कह रहा हूँ, लिख लो इतना, कुकरैल नदी में ही जो है ना कछुआ अभ्यारण्य केंद्र खोला गया सरकार द्वारा उसके लिए लखनऊ में। सही है। कछुआ अभ्यारण्य कछुओं के लिए जो आवास स्पेशल दिया जाता है, मतलब जो विलुप्त प्राय हो जाते हैं, जो जीव विलुप्त प्राय हो जाते हैं उनके लिए जो स्थल दिया जाता है उसको कहता है अभ्यारण्य। कछुआ अभ्यारण्य यही कुकरैल नदी में जो है सरकार द्वारा स्थापित किया गया। मतलब पानी इसको नहीं मिलता है नहीं, इसीलिए कचरा। चलिए अब कल नदी ख़त्म हो जाएगी और फिर अभी 5 मिनट में आते हैं तो बंगाल आज ख़त्म करेंगे। तो बंगाल ख़त्म करें और मराठी को देख लिया जाए। 11-16 हो गए। Thank you.